गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और आज हमारे साथ जो शो है उसके बारे में आपको बताते हैं। आज दो बिग मार्केट वॉइसेस हमारे साथ 10:05 पर हमारे साथ होंगे एल्प एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी, और उसके अलावा हम जोड़ेंगे राहुल शर्मा को जेएम फाइनेंशियल से, ये भी कुछ ही देर में। उसके अलावा आपकी कमाई कराने के लिए राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा, सचिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंके जुड़े हुए हैं। और जैसा मैं कह रहा था 10:15 पर राहुल शर्मा से भी एक खास बातचीत होगी। ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए शो में कुछ ही देर में। और अब बात करते हैं एक बार ज़रा मार्केट की। निफ्टी करीब 19,575 पर, बैंक निफ्टी 44,913 पर। स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम, बैंकिंग स्टॉक्स में खासतौर से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड बैंक, ये सब स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में। ब्रॉडर मार्केट में क्या शानदार मूव्स। जीएमआर एयरपोर्ट 7% ऊपर इस समय, वायदा का टॉप गेनर। कोफोज में 5-5.5% की तेजी। इप्का लैब्स, एम्फेसिस, मैक्स फाइनेंशियल, इन्फो एज, अदानी ग्रुप स्टॉक्स, एक बुफे है, अपनी पिक ले लीजिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ये सही कहा आपने। सुसज्जित है इस वक्त बाजार, एक से एक बेहतरीन कॉल्स मिल रही हैं और जीएमआर एयरपोर्ट्स वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अनुज, धीरे धीरे अब आप जरा निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए। जिस बेस फॉर्मेशन की आप और मैं बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मई 2022 से अब तक की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको एक बार फिर से स्ट्राइक करता हुआ आईटी भी ऐसा नहीं है कि आज बैकफुट पे, मतलब है कुछ ना कुछ एक्शन आईटी में। आज तो आज निफ्टी आईटी कितना इंप्रेस कर रहा है आज। खैर देखिए, बैंकिंग की स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आईटी में अपने वीकनेस आ जाए। आईटी तो वैसे ही सबसे स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट आईटी इकलौता लार्ज कैप इंडेक्स है जो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था बिफोर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जो 2 दिन में आया। तो निफ्टी आईटी में तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं वीरू। इसमें आपको हर डिप पर बाय करना है, इसमें तो मेरे ख्याल से व्यू बहुत क्लियर है। जी हाँ, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे ये भी डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। खैर चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे पैनल आएगा। राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा सर, सचिन और विकास सालुके जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त। अब टेक्निकल सेटअप में बातचीत करने के लिए विकास, गुड मॉर्निंग। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप जुड़े हैं। एक्सपायरी डे ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल मूव इंडेक्स ले चुका है, अब आपका टेक क्या है इंडेक्सेस पे, निफ्टी बैंक पे, संक्षेप में रखिएगा। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है यहाँ पे भी पॉजिटिव हुआ है। 19,520 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम जो है वो ऊपर एक पॉजिटिव साइड में देखने मिल सकता है। ऊपर में 19,700 के आसपास अभी नेक्स्ट रजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अभी फिलहाल तो सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमने देखा था कि लास्ट कुछ दिनों में एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका था लास्ट 2 दिन पहले, और वहां से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल रही। तो मुझे लगता है कोटक यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट है जिसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एडीएक्स भी देखोगे तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल रही है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो मुझे लगता है कोटक बैंक यहाँ पे बाय करना है। 1870 का ऊपर में टारगेट आते हुए देखने मिलेगा, और नीचे में 1750 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। दूसरा मेरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि एक अच्छा मूव लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है, और मुझे लगता है वापस ये 1590 के ऊपर आ चुका है और उसके 1600 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। हालांकि आज ओपन होने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव मूव यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने मिल रहा है। तो वापस 1780 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। मुझे लगता है जो रिसेंट हाई बनाया हुआ था उसके ऊपर वापस गोदरेज प्रॉपर्टी जाते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 1590 का रहेगा, जो कल उसके ऊपर आया था। आज एक अच्छा खासा एक क्लोजिंग उसके ऊपर रखने के बाद जो मोमेंटम कैरी किया है, तो 1590 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टी बाय करना है। टारगेट मेरा थोड़ा ऊपर की साइड रहेगा, 1780 के आसपास के टारगेट यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय विकास जी के पिक्स। सचिन, आपकी फ्रेश पिक्स क्या होंगे इस समय की? अनुज जी, यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग एक्शन की बात की है। जो स्टॉक मेरे रेडार पे आया था काफी सिमिलर फॉर्मेशन से, वो है आईआरसीटीसी का। अगर इसका पूरा महीना देखे तो 3rd of August का जो रेंज था उसी पर्टिकुलर रेंज में अभी तक इसने ऑलमोस्ट ऑस्किलेशन दिखाया है। एंड जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज है, मुझे लग रहा है लगभग जैसे ही 660 का लेवल निकल जाता है तो एक काफी बड़ी एक्सपेंशन वाली मूव यहाँ पर अनलॉक होगी। एंड उसी लिहाज से हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया हुआ है। तो स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है जैसे ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 690 तक एक अच्छी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी जा सकती है। एंड उसी लिहाज से एक थोड़ा सा प्रीएम करके एक लॉन्ग ट्रेड में
पर सजेस्ट कर रहा हूँ, आप स्टॉप लॉस 648 पे लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है अराउंड 672 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 690 तक अनलॉक होगी अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है आज या 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। एंड जो सेकंड कॉल मेरे रेडार पे है वो है श्रीराम फाइनेंस का। एंड जिस तरीके से इसने भी यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 1900 के आसपास का एक माइनर हर्डल है, अगर ये पर्टिकुलर हर्डल भी पार हो जाता है तो ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 1940 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 1870 का मैं यहाँ से स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1940 का, बट पोजिशनली भी ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है अगर मार्केट ने साथ दिया तो 1960 एक फाइनल टारगेट होगा, 1940 का पहला टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 1870 पे लगाए। ओके, श्रीराम फाइनेंस और आईआरसीटीसी आज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी देखिए, नजर है मेरी टाटा कंज्यूमर पे। इनफैक्ट यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी, और जो रेंज ब्रेकआउट है उसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 875 का बनेगा, 875 880। तो जो ब्रेकआउट है वो 850 के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 845 का स्टॉप लॉस लगाइए, टाटा कंज्यूमर बाय करें 875 प्लस के टारगेट के लिए। और वीरेंद्र जी, जो कि बैंकिंग में ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन एक चीज मैं फिर से रिएटरेट करूंगा, वही रिपीट होगा। आरबीएल बैंक देखिए, इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ को ये रिगेन करने की कोशिश हो रही है। स्टॉप लॉस थोड़ा फ्रेश करेंगे 232 का, 236.90 पे चल रहा है, और इसका जो टारगेट सेट है 245 प्लस। तो इट्स स्टिल अ बाय इन आरबीएल एंड नेक्स्ट बाय, अ फ्रेश बाय इन टाटा कंज्यूमर। इन टाटा कंज्यूमर। चलिए अब गाबा सर के भी पिक्स ले लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए आपके पिक्स। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त जिसमें मोमेंटम है वो है एम्फेसिस। यस, इसमें एम्फेसिस का जो चाल है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से जो ब्रेकआउट मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है। 2431 पर ट्रेड करा है एम्फेसिस। मेरा टारगेट करीब 2500 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉक थोड़ा डीप है 2400 के नीचे का, वो ही जरूरी है, उससे कम चलेगा नहीं। तो एम्फेसिस पर ध्यान देना चाहिए पुल के लिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है आई थिंक इंडसइंड बैंक। यहाँ पर तेजी है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी है, ट्रेड करा है 1425। इसका नियर टर्म टारगेट 1450 का है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1410। इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ये आशीष बहती जी ने भी पिक किया था, प्रकाश सर की भी इस पर एक बार फिर से राय आती हुई। इंडसइंड बैंक एट डे हाई एंड कैजुअली ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ और 14 Feb 2020 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर्स में ट्रेड कर रहा है। ये क्लस्टर वही है, जुलाई 3rd वीक का हाई 1430 और मेरे ख्याल से अगस्त मिड का हाई 1437। तो करीब करीब 7 रुपये के 10 रुपये की अपनी ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। और अच्छा क्या कर रहा है, लेट्स ब्रिंग यूबीएल को एक बार देखता हूँ, मेरे स्क्रीन पे भी अपीयर हुआ है। इट्स 1534, नो नॉट एग्जैक्टली। उसका छोड़ते हैं बजाज ऑटो को, स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज़। बजाज ऑटो इट्स 4712, यस, एक और डिसेंट चार्ट और एक जो स्कैल्पिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी उससे बाहर निकल के आता हुआ। विकास, आपका व्यू? मेरे ख्याल से सारे एवरेजेस के ऊपर आज इस प्लेसमेंट हो गई है। आज की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। ये होमवर्क ये पिछले 3 दिन से कर रहा था जिसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। आप क्या ये चेस करने लायक है? आपका व्यू इस वक्त? जी हाँ, अगर देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों में एक साइड वाइज मोमेंटम देखने मिला था। आज एक अच्छा यहाँ पे वो देखने मिल रहा है और शॉर्ट टर्म एवरेज का भी यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। ऊपर में जो नेक्स्ट लेवल जो देखने मिल रही है वो 4770 के आसपास की है। उसके बाद 4820 के आसपास ऊपर की रेंज जो है यहाँ पे ओपन होते देखने मिल रही है। तो अभी भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। नीचे में 4670 4660 अभी यहाँ पे एक बेस बना चुका है आज इंट्राडे में। तो मुझे लगता है 4660 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे वापस पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। 4770 का पहला टारगेट और 4820 के आसपास का सेकंड टारगेट यहाँ पे लेके चलते हैं। बजाज ऑटो अच्छा कर रहा है वाकई। 4770 पे आके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कल हमारी जब क्लोजिंग बातचीत हो रही थी, मेरे ख्याल से अनुज ने जिक्र किया था या फिर डिस्कशन हुआ था, मुझे याद अच्छे तरीके से, इंडिगो पर। इंडिगो आज चला लेकिन चल के हल्का सा, अगर आप देखें, बैकफुट पे आया, बट ओपनिंग स्ट्रांग हुई थी इसकी। जिस पॉइंट को मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ
वो है आज का हाई। दैट वाज एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको ये अब तक 27 जुलाई से लेकर अब तक पार नहीं कर पाया है। आज भी अगर आप देखें वही स्ट्राइक करता हुआ। मीनवाइल जरा छोटे बैंकों पे आते हैं। पीएनबी, परसों जिस स्टॉक ने अच्छा मूव दिया था और रिएक्शन अच्छा था वो था पीएनबी, और आज 63.80 पे। आपकी राय इस वक्त राजेश जी पीएनबी पे क्या होगी? बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और मेरे ख्याल से 63.50 से लेकर 64.20 के बीच में एक स्ट्रगलिंग जोन है, इसका सप्लाई जोन है। प्रीएम्प्ट करेंगे आप इस स्टॉक को या फिर किसी ब्रेकआउट के बाद ही, आई मीन 64.20 के बाद ही? नहीं, मुझे लगता है वीरेन जी, थोड़ा पोजिशनली अगर आप विचार यहाँ पे सोचे तो कम से कम मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट आएगा 64.50, 65। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो पैटर्न हम देख रहे हैं दैट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जो ब्रेकआउट यानी नेकलाइन की बात हमने की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव लेके, क्योंकि बैंकिंग ही चल रहा है तो ये भी चलेगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे बाय करना है। ब्रेकआउट के बाद का टारगेट क्या होगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद का टारगेट बनेगा इसका करीबन 71, 72 का। तो पीएनबी इज अ क्लियर कट बाय, यहाँ पे बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा ही होगा 61 का। तो बाय करें पीएनबी एट अ लेवल ऑफ 63.60। जैसे मैंने कहा टारगेट 71, 72 आराम से आना चाहिए पोजिशनली। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। फाइनली मार्केट में एक मूव काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ से आपका व्यू क्या है? किन सेक्टर्स और थीम्स पर आपकी खास नज़र रहेगी? Hi Anuj, good morning. I think it has been a good consolidation and I would also say जैसे हमने last time भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट इज एक्चुअली, काफी लोग परसेप्शन है कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई और नियर टू ऑल टाइम हाई, लेकिन अगर हम अक्टूबर 2021 में देखेंगे और वो लेवल से अगर हम आज का लेवल कंपेयर करते हैं तो मार्केट इज अप ओनली अबाउट 3-4-5%, विच इज नथिंग। क्योंकि टाइम करेक्शन 18 महीने का, 19 महीने का, 20 महीने का टाइम करेक्शन हो गया है, तो उसका बेसिकली 10-15% टाइम वैल्यू पकड़ लीजिए और 20% का साथ में अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। सो आई थिंक मार्केट वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी रीजनेबल, इट इज नॉट ओवर एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। और इंडिया में अगर हम कंजर्वेटिवली भी अगर 11-12-13% निफ्टी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज 18% प्लस, लेकिन कंजर्वेटिवली अगर 12% भी अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ पकड़ रहे हैं तो दिस इज द प्रोबेबली द बेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स। एंड देयरफॉर वो अर्निंग्स ग्रोथ का हमें नक्की करना पड़ेगा कि क्या हम प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन देना चाहते हैं। तो इफ यू आस्क मी, आई थिंक द मार्केट्स आर एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। इट इज नॉट वेरी चीप, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी हमें अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि from festive demand perspective the volume growth will start picking up. बहुत सारी ऑटो इंसिलरी कंपनीज जहां पे कंटेंट पर व्हीकल, बिकॉज ऑफ आइस इंजन से ईवी में हम आ रहे हैं, तो कंटेंट पर व्हीकल भी काफी कंपनीज में चेंज होने वाला है, ऊपर की तरफ जाने की आवश्यकता लग रही है हमें। तो वहां पे भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा सा दौर चालू रहेगा ऑटो इंसिलरी सेक्टर में। बैंकिंग एंड फाइनेंस, आई थिंक बाय एंड लार्ज दे आर गोइंग टू डू वेल, क्योंकि लोन बुक ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट दोनों अच्छे नंबर्स है। कैपिटल गुड्स, शायद हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं और अभी भी बहुत ही हमें सॉलिड आउटलुक लग रहा है। बहुत सारे कंपनीज की ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ जो है इज वेरी स्ट्रांग और पीएलआई के बेनिफिट नेचुरली पूरे सेक्टर में आ रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू सेक्टर्स ऑन विच वी आर ओवरऑल पॉजिटिव फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। ओके, ये अभी कल चंद्रयान की सक्सेस और इस स्टोरी को आई मीन बाजार ने काफ़ी पहले से प्ले करना शुरू कर दिया था। आज तो हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। आपका तमाम इन स्टॉक्स से जिन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई किए थे इस वेंचर में, तमाम एल&टी को देख लीजिए, आप टाटा एलेक्सी को देख लीजिए, आप BHEL को देख लीजिए, एमटा को देख लीजिए, आपका भी इन स्टॉक्स पे, इनमें से किसी पे आपका कन्विक्शन है इस पर जिसको आप चेस कर रहे हो? तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस के बेनिफिट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब भी हम कोई कंपनी लेते हैं तो सिर्फ डिफेंस वाली कंपनी नहीं लेते। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो कंपनीज एक्सपोजर रहता है उनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, उनका रेलवे में भी एक्सपोजर है, उनको पीएलआई का जो भी बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका भी एक्सपोजर है। तो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए रिस्क कम हो जाता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये सब सेक्टर्स में ऑर्डर बुक लंपीनेस होती है और एग्जीक्यूशन भी कभी कभी लंपीनेस होता है।
तो इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नहीं देख सकते हैं, इसमें हमें 2 3 4 5 साल का एक व्यू लेना पड़ेगा और व्यू एज ऑन टुडे बेसिस रीजनेबली पॉजिटिव है। रिसेंटली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिस में वी मेट मेनी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, ईएमएस स्पेस जो बोलते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन ईएमएस स्पेस। बहुत सारी को कंपनीज मिले जो डिफेंस रिलेटेड बेनिफिशियरी है एंड द आउटलुक, द ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी, स्पीड और सबसे ज्यादा जरूरी है विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें लग रहा है। कंपनीज ने काफी अपनी गाइडेंस जो है, अपनी जो ओवरऑल आउटलुक है काफी स्ट्रॉन्ग बताया गया है। तो आई थिंक दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू टू डू वेल। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अगले 3 4 5 साल में ओवरऑल ईएमएस स्पेस एज ए पोटेंशियल टू डिलीवर 30-40% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ। तो यहां से भी रेवेन्यू जो है वो 3 4 5 गुना हो सकता है अगले 4 5 साल में। राजेश, केमिकल बास्केट में आप लोग बाई कर रहे हैं क्या? आई मीन ये जो पिछले 3 महीने का प्राइस डैमेज है केमिकल बास्केट में, और बिकॉज ऑफ आई थिंक जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं उस वक्त, डिमांड कम, चाइना सप्लाई, ओवर कैपेसिटी एडिशन, प्राइसिंग काफ़ी वीक, क्या ये एडिशन का एक मौका है या फिर आप लोगों ने दूर रहने की ठानी है इस वक्त? अप्रोच क्या है इस वक्त आपके? वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 4 साल में वी हैव बीन प्रोबेबली द फर्स्ट मूवर इन स्पेशलिटी केमिकल, काफी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया था एंड वी जनरेटेड मल्टीबैगर रिटर्न्स फ्रॉम अवर स्पेशलिटी केमिकल पोर्टफोलियो। लेकिन हम हर बार कहते हैं, हमारे इन्वेस्टर के साथ भी हम डिस्कस जब भी करते हैं कि 2 चीज जरूरी है, एक क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, आप क्या बाय करते हैं, और दूसरा एजिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 4 5 6 महीने में स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोजर जो हमारा 9% हुआ करता था, ऑलमोस्ट वी हैव रिड्यूस्ड मोस्ट ऑफ इट एंड प्रोबेबली करंटली होल्डिंग इज प्रोबेबली इवन लेस देन 1%. So we have exited most of the specialty chemical stocks last 3 4 5 6 months, and I think structural opportunity remains strong. लेकिन अगले शायद next 3 4 5 6 महीने में I think the pricing environment is still not very good. We are keeping our eyes and ears open, and at right time वापिस हम स्पेशलिटी केमिकल को इवेल्युएट करेंगे। इसमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज काफी अलग तरीके से सेक्टर को देखना पड़ता है। सेक्टर बहुत ही बड़ा है, हमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। टेलविंड्स काफी अभी भी है, लेकिन साथ में प्राइसिंग प्रेशर भी बहुत है और वैल्यूएशंस जो है वो काफी बढ़े हुए थे। तो ये एक कारण था कि हमने 3 4 5 महीने पहले से एग्जिट स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वैल्यूएशंस हैव रन अप ए लॉट। 40 50 60 का पी तक स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे राहुल शर्मा को। एक मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट है तो उनसे बातचीत होगी। चलिए हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और टेक्निकल डेरिवेटिव्स हेड राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट काफ़ी तेज़ी में और आपका नया लुक, काफ़ी वेट लूज किया आपने, लग रहा है देखकर आपको। नमस्कार अनुज जी, काफी कुछ आपसे भी इंस्पायर हुआ हूँ और काफी बढ़िया लग रहा है नए अवतार में। चलिए थैंक यू सो मच। तो ये शायद रीज़न था कि इतना थोड़ा सा गैप रहा, क्योंकि राहुल जी थोड़ा नए अवतार में आना चाह रहे थे टीवी पर, तो खुशी हुई आपको इस नए रूप में देखकर। मार्केट में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट, राहुल अब क्या अप्रोच होगी निफ्टी पर और खासतौर से बैंक निफ्टी पर? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से पहली बार ये प्रॉपर एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। टाइम करेक्शन भी हुआ है, साथ में हमने जब से 17,000 के आसपास एक रैली शुरू की थी, एक मीनिंगफुल पुल बैक फाइनली निफ्टी में आया है। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। अब देखिए जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 19,500 का जो लेवल आज के सेशन में हमने क्रॉस किया है हुआ, और अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से शेप लेगा 20,000 और 20,000 के बियॉन्ड जाने की। देखिए अगर टारगेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 20,800 तक के लेवल्स हमें नवंबर महीने तक यानी कि दिवाली तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरल तेजी की जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके 2 रीजंस है। एक तो ब्रॉडर मार्केट ने कभी भी गिव अप नहीं किया पूरे करेक्शन में। हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग, काफी रोबस्ट खड़े रहे पूरे पीरियड में।
दूसरा हमने देखा कि जो एफआईज ने थोड़ा बहुत शॉर्ट आउटलुक रखा था अगस्त सीरीज में, खास करके उन्होंने इंक्रीमेंटल शॉर्ट्स नहीं किए जब निफ्टी ने पिछले वीक 19,250 का लो बनाया। इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए और आज का मूव देखने के बाद मुझे लग रहा है 19,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग हो जाती है तो जो बचे कुचे शॉर्ट्स है वो भी यहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। और रिटेल जो खास करके पूरे पीरियड में लॉन्ग रहा है, आई थिंक इवेंचुअली उनको एक एग्जिट मिलेगा लॉन्ग पोजीशंस में। तो मेरा इमीडिएट बेसिस में ये मानना है कि 19,900 के लेवल हमें हो सकता है अगले वीक में देखने मिले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और जो हिसाब से पूरा का पूरा महीना एक तरह से सबड्यूड था, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अगर आपने मिस किया है इस करेक्शन में, इस डिप में, तो यहाँ पर आज मौका है मेरे हिसाब से एंटर करने का। अगर आपका 3 महीना 4 महीने का व्यू है तो मेरे हिसाब से 20,800 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, निफ्टी की बात हो गई। अच्छा राहुल जी, एक बार जरा HDFC बैंक की बात हो जाए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने काफ़ी तंग किया लोगों को। मैं रोज यूट्यूब लाइव पर आ रहा हूँ, मुझे रोज सबसे पहला सवाल ही लोग ये पूछ रहे हैं कि HDFC बैंक कब चलेगा। आपका क्या व्यू है? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से आईटी वर्सेस बैंक्स का एक जो हमने बिगुल बजाया था, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्ले आउट होता दिख रहा है। बैंक्स के रिजल्ट्स उनके लाइफ टाइम बेस्ट रिजल्ट्स थे, उसके बावजूद हमने नई बाइंग बैंक्स के अंदर आती हुई नहीं देखी। इनफैक्ट सेक्टर लीडर रहा था बैंक्स काफी पीरियड तक पूरी तेजी में, और अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक्स जो है बैक सीट ले रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कुछ तेजी बैंक निफ्टी में भी आएगी, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। हो सकता है साल के एंड में बैंकिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल 3% ऊपर हो, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी में हो सकता है कि जो हम अल्फा चेस करते हैं वो आईटी में जनरेट हो। इनफैक्ट 18 महीने के बड़े करेक्शन, बड़े कंसोलिडेशन के बाद आईटी के अंदर एक वापस ग्रीन शूट्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। हमने देखा है जो हेवी वेट्स है उनके अंदर एक बेस फॉर्मेशन है। मिड कैप के अंदर ऑलरेडी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है आईटी के अंदर। और जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, आई थिंक इस स्टॉक को एक तरह से ओवर क्राउडेड हो गया इन लेवल्स के ऊपर। 1580 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मुझे लगता है कि 1640 1650 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये मूव इतना बड़ा नहीं रहेगा। तो जो बड़ा मूव है शायद यहाँ पर देखने को ना मिले, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आपको आईटी में आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन जो एटलीस्ट 25-30% आईटी में बना के रखना चाहिए। बैंक से शिफ्ट कीजिए, बैंक्स शायद बैकसीट में ही रहेंगे, और यहाँ से जो नई लीडरशिप मुझे आती हुई लग रही है वो लग रही है आईटी से आनी चाहिए। ओके, आईटी, एचडीएफसी बैंक पे आपका कमेंट भी हो गया, बैंक्स पे आपका कमेंट हो गया, निफ्टी पे कमेंट हो गया। राहुल जी, मैं बात करूंगा रिलायंस के बारे में। अगेन, रिलायंस से बातचीत करने से पहले डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एक तो इसकी ट्रेजेक्ट्री प्लस में इंडेक्स पे इसका जो इम्पैक्ट होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था रिलायंस का। मुझे याद है जब मार्च में ये तेजी शुरू हुई, रिलायंस का भाव था करीब करीब 2000 रुपए। मार्च 21 को इसका भाव इस हाई के साथ हुआ 19 जुलाई को 2622 का। एक इवेंट आके निकल गया, एक प्राइस डिस्कवरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो गई, वो अब एक अलग भाग है। अब ये 10 डिमा 20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को भी वॉलेट करने को तैयार नहीं है। इस कंसोलेशन को आप क्या नाम देंगे और कैसे प्रोजेक्ट करेंगे अपने टारगेट्स पे? मई 2022 से लेकर अब तक की ट्रेजेक्ट्री हाई लेवल्स को होल्ड करता हुआ रिलायंस पे आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, देखिए रिलायंस के अंदर 3 चीजें हो रही है। एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 68% ऊपर है पिछले 10-11 सेशन में। इनफैक्ट 70% क्रॉस हो चुका है कल का अगर 3% एडिशन गिने तो। ये शार्पेस्ट राइज है पूरे लास्ट 12 महीनों में, तो काफी बड़ा यहाँ पर एक तरह से मेगा बिल्टअप है रिलायंस के अंदर। दूसरी बात यह है, रिलायंस का पुट कॉल रेशियो 0.37 था एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग, यानी कि पुट कॉल रेशियो जो है हेवीली ओवरसोल्ड है। काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, काफी वन साइडेड ट्रेड हो चुका है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जब भी एक्सट्रीम्स आते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट्स रिवर्स करते हैं, स्टॉक्स रिवर्स करते हैं। और तीसरी जो बात यह है कि पूरे अगस्त महीने में 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है रिलायंस ने डिफेंड किया है। 3 अटेम्प्ट हुए इसे ब्रेक करने की, लेकिन डिसाइसिव मूव उसके नीचे देखने को नहीं मिला। मंथली एक्सपायरी अप्रोच हो रही है, साथ ही में रिलायंस का एजीएम भी है। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा एजीएम में क्या आ सकता है, बट टेक्निकल सेटअप डेरिवेटिव्स डेटा देखकर ये लग रहा है कि रिलायंस के अंदर एक
प्री एक्सपायरी रैली देखने को मिल सकती है। मेरा यह मानना है कि 2475 अगर क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक नहीं होता है तो 2650 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर भी है तो मेरे हिसाब से 3000 से लेके 3200 तक के लेवल जो हमारा निफ्टी का 20,800 का टारगेट है उसके साथ कोइंसाइड करता है। तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको इसमें बने रहना चाहिए। एज अ ट्रेडर ऑब्वियसली आपकी पोजीशंस होगी, काफी फेवरेट काउंटर है और इंडेक्स हैवी वेट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गौर फरमाना चाहिए 2650 तक के लेवल्स आने की अच्छी खासी संभावना है। ओके अच्छा राहुल जी, रिलायंस पर आपकी कमेंट हो गई। अगेन ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, प्लीज इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट सिंस इट्स होल्ड सब्सटेंशियल वेटेज इन इंडेक्स बात करना लाजमी है। मिड कैप्स का शोर था राहुल जी, आई मीन मिड कैप्स ने बहुत अच्छा मूव दिया जब इंडस्ट्रीज बैकफुट पे थे। मिड कैप्स में एक दो थीम्स जो आपको बहुत इंप्रेस कर रही हैं, जो कि बहुत पैसा बना के दे सकती हैं, क्योंकि हमने एक चीज देखी है बाजार में, बाजार 52 वीक हाई को, ऑल टाइम हाई को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हिचकिचा नहीं रहा है। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है पॉलीकैब, एस्ट्रल। आपका व्यू कुछ और ऐसे सेटअप स्टॉक्स? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से 3 सेक्टर्स हैं जिनमें एक तरह से मूव अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए मैं जिन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं वो सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बड़े करेक्शन दे चुके हैं। और देखिए अब आपको अगर एज एन इन्वेस्टर बड़ा व्यू लेकर चलना है तो वहीं पर सबसे बड़ा रिटर्न जनरेशन होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सबसे जो प्रेशर में है वो एक तरह से व्हाइट गुड्स है। व्हाइट गुड्स में वोल्टास हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मल्टीपल इनफैक्ट काफी क्रूशियल लेवल से एक बाउंस बैक हमने देखा था इस महीने में, एक पुल बैक आया वापस, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक 800 के आसपास बेस बना चुका है। और मेरे हिसाब से अगर आपका 12 महीने का व्यू है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो इसके ओल्ड ग्लोरी डेज के लेवल थे तकरीबन 1200 रुपए तक के, मुझे लगता है कि टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। एक 600 माफ कीजिए 730 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की राय रहेगी। दूसरा जो सेक्टर है वो है केमिकल्स में। देखिए केमिकल्स में एग्रो केमिकल्स एक तरफ है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। दूसरी तरफ जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो काफी प्रेशर में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बास्केट अप्रोच लेकर चलना चाहिए, जहां पर आप तकरीबन 70% ऑफ द पोर्टफोलियो आप स्ट्रेंथ के साथ जाइए, यानी कि कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ जो एग्रो केमिकल साइड में काफी अच्छे सेटअप है उनमें पोर्टफोलियो बनाइए। साथ ही में थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स में मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट में देखना चाहिए। मंथली चार्ट्स पर ये स्टॉक में काफी यहाँ पर एक तरह से टाइम स्पेंड हुआ है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली 12 महीने के टाइम फ्रेम में अगर आप लेके चले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आपको तकरीबन 25 से 30% रिटर्न स्टॉक में बनाने को मिले। तो केमिकल्स पे मुझे लगता है कि एक तरह से पोर्टफोलियो अप्रोच लेकर, बास्केट अप्रोच लेकर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। केमिकल्स यहाँ पर रिवर्स होता दिखता है। लास्टली तीसरा जो सेक्टर है जो मेरे हिसाब से काफी कंसोलिडेशन के बाद ये भी निकलता हुआ दिख रहा है वो है शुगर। शुगर सेक्टर में मल्टीपल चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी सारे यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर लीडर बलरामपुर चीनी रिलेटिव बेसिस में सबसे अगर मैं बोलूं कि शुगर सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है, तो अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो बलरामपुर चीनी में इन्वेस्ट करे। अगर आपको थोड़ा हाई बीटा प्ले चाहिए तो मुझे लगता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में फोकस करना चाहिए। यहाँ पर चार्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। 20% अपसाइड मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में, तकरीबन 30% अपसाइड त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकती है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि ये 3 एरियाज ऑफ द मार्केट है जहां पर आने वाले 12 महीने में आपका यहाँ पर अच्छा मुनाफा बन सकता है। ओवरऑल मार्केट देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से मोमेंटम एरियाज में हम डेफिनेटली ट्रेडिंग करके काम करके चल सकते हैं, बट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये 3 पॉकेट्स है जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपनी मिशन फिटनेस पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज सो मच। चलिए अब वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। और नीरज जी आपको सौंप रहे हैं मार्केट एक शानदार मोमेंटम के साथ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 45,000 तक गया, निफ्टी अब 19,540 पर अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बिल्कुल, और मिड कैप अभी भी चमक रहे हैं, बिल्कुल चमक रहे हैं, और चंद्रयान की चंद्र विजय दिख रही है इसमें, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में बहुत ह्यूज गैप है। आई होप कि ये सिलसिला भी चलेगा। और देखिए ना आप सेंटम, एमटाज जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, इवन मैप माई इंडिया 6% ऊपर है आज। तो तमाम स्टॉक्स जिनका थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन है स्पेस में, उनकी स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी है। चलिए खैर इसी मोड पर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।